तथ्यात्मक ढंग से इस बात को नहीं रख पाऊँगा। सबसे पहले मैं हर्ष सर से कहूँगा, पहले परिचय भी करा दूँ मैं। प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी हैं, कुमार हर्ष के नाम से भी नहीं जानते हैं। आप रक्षा अध्ययन विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, विचारक हैं, सामाजिक मुद्दों पर इनकी ऐसी समझ है कि इनको हमेशा उसके लिए याद किया जाता है। और डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी हैं, ये प्राचीन इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं और अध्येता हैं, बड़े अध्येता हैं और प्राचीन इतिहास पर इनकी और सांस्कृतिक समझ तो इनकी ऐसी है कि मतलब आप खुद ही सुन के समझ जाएंगे। और भाई शंकर मूर्ति जी हैं, जिनके माध्यम जिन्होंने सांस्कृतिक चेतना जगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र सलेमपुर से शुरू किया और उसको दुनिया भर में फैलाने की कोशिश की और उसमें सफल भी हुए। तो सबसे पहले मैं हर्ष सर से ये पूछना चाहूँगा कि सर ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण की जरूरत मतलब तथ्यात्मक रूप से आप इस बात पॉइंट पर रखें कि क्या क्यों जरूरत पड़ी इसकी? इससे पहले कि मैं राकेश जी के सवालों का जवाब दूं, मैं दैनिक जागरण परिवार और इस संवादी कार्यक्रम के आयोजकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। एक्चुअली जो हम लोग जिस विषय पर इस सत्र में चर्चा कर रहे हैं, दरअसल संवादी भी उसी संस्कृति का एक हिस्सा है। हमारी संस्कृति में संवाद एक बहुत अहम स्थान रखता है। आपने इसको अलग अलग शहरों में या प्रमुख शहरों में लेकर जा रहे हैं इस कार्यक्रम को, और इस कार्यक्रम में अलग अलग विषयों पर अभी मैं कुछ सत्रों से सुन रहा था। तो ये जो एक कंट्रीब्यूशन है एक ऐसे समय में जब हम लोग केवल मोबाइल से संवाद कर रहे हैं, उसी से बातचीत कर रहे हैं, इसमें इतने सारे लोगों का होना, बहुत सारे लोगों का अपना राय रखना और एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, ये बड़ी चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है इस समय के लिए। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंतिम सत्र है और अंतिम सत्र तक जो श्रोता रह जाते हैं वही सच्चे श्रोता रहते हैं। तो उन सभी सच्चे श्रोताओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक और डिस्क्लेमर ज़रूरी है कि मैं एक कह दूँ, जो इस सत्र के हमारे दो पैनलिस्ट हैं, इतिहास और संस्कृति डॉक्टर प्रदीप राव जी का विषय रहा है, ये अध्येता हैं और बहुत सारे सांस्कृतिक अभियानों से सीधे जुड़े हुए हैं और ये संस्कृति को जीते भी हैं और उसको क्रियान्वित भी करते हैं। शंकर मूर्ति जी, जो लोग इस अंचल के होंगे और जो इससे बाहर भी होंगे और रंग कर्म में और संस्कृत कर्म में दिलचस्पी रखते होंगे, वो इनके कंट्रीब्यूशन से परिचित होंगे। मेघदूत और कालिदास को केंद्र में रखकर जिस तरह से उन्होंने एक संगीतमय नाटक, जिसकी देश भर में प्रस्तुतियां हुई, और सलेमपुर जैसे छोटे कस्बे से, तहसील है, वहां पर इस तरह के नाटक जो कि बिल्कुल आपको प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से भी और प्रभाव के नज़रिए से भी हर दृष्टि से बहुत ही सक्सेसफुल थे, उसमें जो संस्कृति तत्व इन्होंने शामिल किया वो बहुत दूर दूर तक नाटक आज भी सर, आज भी वो जुड़े हुए हैं वहीं से। हाँ, अभी उन्होंने छोड़ा नहीं, आप तो उसके गार्जियन, वही मैंने पूछा से, सलेमपुर में अभी भी क्या वहीं से। तो ये जो काम उनका है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि इन दो अथॉरिटीज के बीच में मैं ही एक ऐसा हूं जो इंटरनेशनल रिलेशन और सिक्योरिटी जैसे नीरस विषय का हूं। तो लेकिन इस धन्यवाद राकेश जी का कि सबसे पहले इन्होंने मुझे कह दिया। पहले वाले की बात बाद में याद नहीं रहती है तो उसकी कमियां छिप जाती हैं। मैं बात को अपने विषय से ही शुरू करता हूं। देश में पिछले कुछ समय से हम सभी सुन रहे हैं कि दुनिया के हर मंच पर भारत की ज़्यादा ठीक से सुनी जा रही है, भारत को बहुत प्रतिष्ठा मिल रही है। और अलग अलग समय में जब एक साल से ज़्यादा एक जंग के छिड़े हुए हो गया, उस जंग के दोनों पक्ष अगर उम्मीद कर रहे हैं कि कोई है जो इसका समाधान ढूंढ सकता है तो वो भारत है। ऐसे समय में जब दुनिया की इकोनॉमीज ध्वस्त हो रही हैं, भारत की इकोनॉमी की रफ्तार और उसकी प्रगति देखने लायक है। एक ऐसे समय में जबकि कोविड नाम की महामारी ने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया, हम थे जो लोगों को बता रहे थे कि
हमारा काढ़ा इस्तेमाल कीजिए, हमारा प्राणायाम इस्तेमाल कीजिए, हमारा योग इस्तेमाल कीजिए। और उस वक्त भी हम दुनिया के लिए एक प्रकाश पुंज थे, एक लाइट हाउस थे। पर ये अचानक कैसे हो गया? इस चीज को इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी में हम लोग अक्सर सॉफ्ट पावर का नाम देते हैं। आजकल सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का ही बोलबाला है। दरअसल यही सॉफ्ट पावर हमारी सांस्कृतिक क्षमता है, यही हमारी सांस्कृतिक शक्ति है। और यहीं से मैं संस्कृति की बात शुरू करना चाहता हूं। तो जो ताकत हमने पिछले कुछ समय में बगैर कोई जंग लड़े, बगैर कोई बड़ा काम किए और तोड़फोड़ किए और बिना किसी आक्रमण के हासिल कर लिया है, वो कौन सी चीज थी? वो हमारी परमाणु ताकत नहीं थी, वो हमारी कोई इस तरह का आक्रामक नीति नहीं थी, वो हमारी सांस्कृतिक धाती थी, जो दुनिया भर में फैले हुए डायस्पोरा के जरिए भारत अर्जित करता है और परिलक्षित करता है। इस नजरिए से मैं कम से कम शब्दों में और कम से कम टाइम में इस्तेमाल करूंगा अपनी बात कहने के लिए। इस नजरिए से हम संस्कृति का महत्व समझ सकते हैं कि ये कितनी ताकतवर चीज है। और संस्कृति के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक बड़ी जरूरी किताब है, जो लोग भी भारत की संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं या चर्चा करते हैं, दिनकर ने लिखी है संस्कृति के 4 अध्याय। और उसके लेखकीय निवेदन में ही उन्होंने ये बात लिखी है कि हो सकता है कि इस पुस्तक के आकार से हमारे सामान्य पाठक डर जाए। 531 पेज की किताब है, लेकिन संस्कृति एक ऐसी चीज है जिसके बारे में इस तरह की कई 100 जिल्द लिखा जाए तो भी संस्कृति के बारे में बात पूरी नहीं हो सकती। तो यहां पर संस्कृति के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मोटे तौर पर हम लोग समझते हैं, जो बहुत सारी परिभाषाओं में आता है, कि किसी स्थान विशेष के रस्मों रिवाज, वहाँ की आस्थाएं, वहाँ के स्थापत्य, वहाँ का वास्तु, वहाँ के लोगों का व्यवहार, राष्ट्रीय चित्र, ये सबका समुच्चय है संस्कृति। और संस्कृति कोई जड़ चीज भी नहीं। अक्सर संस्कृति के बारे में ये बात कही जाती है कि जब दुनिया में मेसोपोटामिया और मिस्र और सीरिया और रोम, ये सारी संस्कृतियां खत्म हो गई और भारत की संस्कृति बची हुई है, तो इसके बारे में विद्वानों ने बहुत विश्लेषण किया है कि संस्कृति के साथ 2 प्रकार की विचारधाराएं चलती हैं। एक सातत्य की विचारधारा चलती है और एक परिवर्तन की विचारधारा चलती है। तो ऐसे देश जहां पर लोगों की बराबर आवाजाही होती है, जो किसी अर्थ में लैंडलॉक नहीं है, वहां पर संस्कृति में तेजी से परिवर्तन दिखता है। लेकिन भारत फॉर्चुनेटली, चूंकि 3 तरफ से समुद्र, एक तरफ से पर्वत श्रृंखला, इसलिए हम अपनी संस्कृति को ज्यादा लंबे समय तक बचा पाए और संरक्षित कर पाए। और संस्कृति पर सिर्फ वहीं हमला हुआ जब हमने उन जगहों से कनेक्ट किया जहां से हमारे हमलावर आते थे या आए थे। मुगल काल तक या उससे पहले जो आक्रांता थे, वो सिर्फ आए, हम वहां नहीं गए, इसलिए उनकी संस्कृति का उतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद, चूंकि हम आने जाने लगे और यूरोप में और ब्रिटेन में हमारी आवाजाही बढ़ने, इसलिए आज हम पश्चिमी सभ्यता का और पश्चिमी संस्कृति का असर अपने ऊपर पाते हैं। तो ये जो संस्कृति चीज है, या जिसको हम सांस्कृतिक शक्ति कह रहे हैं या सांस्कृतिक धरोहर कह रहे हैं, ये किसी भी देश की प्रगति के लिए, जैसा मैंने सॉफ्ट पावर के उदाहरण से भी बताया, उसकी अंतर्निहित शक्तियां बहुत जरूरी हैं उस देश की प्रोग्रेस के लिए। आप बड़ी सेना खड़ी कर लीजिए, आप बड़े कल कारखाने खड़ा कर लीजिए, हिस्ट्री पढ़िए, उस हिस्ट्री में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि सिर्फ औद्योगिक कल कारखाने, सिर्फ बड़े बड़े हथियार, सिर्फ सेना और कोई मजबूत नेता काफी नहीं होता है अगर आपके पास इस तरह की अंतर्निहित शक्तियां, जो कि संस्कृति से आती हैं, आपकी सांस्कृतिक धाती से आती हैं, जब तक वो नहीं होगा तब तक आप लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं कर सकते और दुनिया भर में अपने आप को खास नहीं बना सकते। यही एक ऐसी चीज होती है जो
बगैर किसी आउटर फोर्स के आपको ताकतवर बनाती है। गंगा में एक डुबकी लगा लेने मात्र से हम अपने भीतर एक पवित्रता के बोध से संतृप्त होते हैं, कोई और चीज नहीं। हम देख रहे हैं कि उसमें लोग कपड़े धुल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ लोग और कोई और चीज प्रवाहित कर रहे हैं, इसके बावजूद हम वहां पर डुबकी लगाते हैं और अचानक परम पावन पवित्र अपने आप को मानने लगते हैं। ये सांस्कृतिक क्षमता या सांस्कृतिक धरोहर या सांस्कृतिक शक्ति, इसको समय समय पर महसूस किया गया है। दुनिया भर के विद्वानों ने महसूस किया और हमारे भारतीय लोगों ने भी महसूस किया। एक ब्रोक नाम के बड़े विजातीय अध्ययन के बड़े मशहूर विश्लेषक रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सांस्कृतिक आधार पर सबसे स्वीकार्य विभाजन किया इस ग्लोब का, जिन्होंने 2 बड़े परिमंडल और 2 छोटे परिमंडल बनाए, सांस्कृतिक परिमंडल। तो ब्रोक ने एक जगह उसमें लिखा है कि सांस्कृतिक शक्तियों को या सांस्कृतिक धरोहर को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंटैक्ट रख सकती है तो वो धर्म है, और पूरी दुनिया में ये सच्चाई उसने प्रमाणित किया। यहाँ अवसर नहीं है कि बहुत सारे उदाहरणों का जिक्र किया, लेकिन उसने कहा है कि सबसे जो इन्फ्लुएंशियल और सबसे पावरफुल फैक्टर है वो धर्म। यह अकारण नहीं था कि लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गणेशोत्सव का एक उपकरण बनाया, और वो महाराष्ट्र में गणेशोत्सव पहले एक सामुदायिक उसमें आयोजनों में बदला और धीरे धीरे उससे एक अलग तरीके की सांस्कृतिक चेतना हुई। वो आज आप भी देख सकते हैं, जिसका प्रसार हो रहा है महाराष्ट्र में। उन दिनों आप जाइए और हर छोटा बड़ा, यहाँ तक कि अलग अलग धर्म के लोग भी अपने घरों में गणपति की प्रतिमा रखते हैं। ये सांस्कृतिक शक्ति, सांस्कृतिक चेतना। ये अकारण नहीं था कि गांधी जी ने राम राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। यह अकारण नहीं था कि संविधान के पन्नों पर जो चित्र बनाए गए मूल प्रति में, वो हमारे धार्मिक आख्यानों से लिए गए थे। ये करने वाले बेहतर जानते थे कि ये शक्तियां और यही शक्ति के स्रोत चिरंतन, बहुत देर तक हमारे साथ रहने वाले। जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो आज की चर्चा का विषय है, जिसका राकेश जी ने इशारा भी किया कि हमने इधर बीच में बहुत सारे बदलाव होते देखे हैं। आदि शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण के बारे में, या बेहतर ढंग से उसके 4 धाम के यात्रा के लिए बुनियादी मार्ग के रूप में देखा है, अयोध्या के विकास में देखा है, काशी के कॉरिडोर में देखा है, काशी तमिल संगमम में देखा है, महाकाल में देखा है। बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब और इस प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते हैं कि क्या ये सब चीजें धीरे धीरे संस्कृति से पर्यटन की तरफ तो नहीं बदल रहे हैं, और क्या इससे हम अपनी सांस्कृतिक शक्ति को और धरोहर को अक्षुण्ण रख पाएंगे? लेकिन ये सवाल कागजी सवाल है, ये जमीनी सवाल नहीं है। जब हम इन तीर्थों में या इन जगहों पर जाते हैं और वहां पर लोगों को देखते हैं जिस आस्था के साथ वहां पर पहुंचते हैं, तो हमको खुद ही समझ में आ जाता है, इस सवाल का जवाब मिल जाता है। इस लिहाज से कहा जाए तो किसी भी देश के लिए ताकत हासिल करने, और एक ऐसी ताकत जो उसको लंबे समय तक उसकी पहचान बनाए रख सकती है, जो वहां के लोगों को बगैर किसी अतिरिक्त उपकरण और संसाधन के एक विश्वास, एक अपने भीतर ताकत दे सकती है, वो संस्कृति है। और इस नजरिए से मैं मानता हूं कि इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण का बहुत महत्व है, और ये हर काल में जारी रहना चाहिए। जैसे यूरोप में 14वीं और 17वीं शताब्दी में जारी रहा, भारत में भी जारी रहना चाहिए। मैं अपनी बात आपने सरकार पर्यटन, मुझे लगता है पर्यटन जरूरी है इसके लिए। पर्यटन के माध्यम से ही लोग अपनी संस्कृति तक पहुंच रहे हैं, जो भी प्रयोग हो रहे हैं। ये इसका वो एक पहलू ये भी है कि पर्यटन के माध्यम से लोग वहां तक पहुंच तो रहे हैं और तब जान पा रहे हैं। वो ये न कहा जाए कि वो केवल पर्यटन मात्र रह गया। आपको पर्यटन मात्र। डॉक्टर राव से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण
मतलब आगे बढ़ चला है, ये सफ़र कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक पहुँचेगा, और क्या संभावना देख रहे हैं इसमें आप? हम लोगों ने तय किया था कि ये सत्र 25 मिनट में पूरा करेंगे, तो जितना समय हर्ष जी ले लिए इसलिए उससे कम समय में हम लोग 25 मिनट में पूरा करें। तो मैं केवल कुछ बात अपनी कह के इस पूरे विषय को अपनी तरफ से संपूर्णता प्रदान करूंगा कि हमारे संस्कृति का पुनर्जागरण ये आज पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है, ये हर समय समय पर होता रहा। पुनर्जागरण जिन विशेषताओं के कारण होता है वह विशेषताएं ही हमारे संस्कृति को सतत बनाई हैं और वही हमारी ताकत है। अपने संस्कृति की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, बहुत सारी होंगी, मैंने उसमें से केवल दो को मैं रेखांकित कर रहा हूं। पहला कि अब भारतीय संस्कृति स्वयं शुद्धिकरण की संस्कृति है, यानी ऐसी संस्कृति है जो अपनी शुद्धिकरण के लिए स्वयं से आवाज उठाती है, स्वयं बहस करती है, स्वयं संशोधन करती है, आलोचना सुनती है, ये सब हम करते हैं और फिर ठीक करते हैं, ठीक करके बढ़ते हैं। एक और दूसरी विशेषता हमारी है जिसके नाते हम सतत चल रहे हैं कि हमने कोई चौकट नहीं बनाया, कोई फ्रेम नहीं बनाया, ओपन कर दिया, खुला कर दिया। ये आज से नहीं है, आप वैदिक युग से लेकर के चलेंगे, कभी हमने फ्रेमवर्क में नहीं बनाया कि इसी फ्रेम में हमको रहना है। इन दो विशेषताओं ने भारत में हमेशा सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मार्ग खोले रखा है। हर समय पर हमने सांस्कृतिक पुनर्जागरण किया है और वह यात्रा सौभाग्य भारत का है कि 2014 के बाद फिर प्रारंभ हो चुका है। इसलिए मैं एक बार केवल रेखांकित करके बढ़ जाए। वैदिक युग से भारत की जिस सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत हम करते हैं, जब वो संस्कृति में अपनी विकृतियां आती हैं, औपनिषदिक युग एक तरह से भारत का सांस्कृतिक युग है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग है। वो ऐसा युग है जिसमें हम प्रश्नोपनिषद तक आते हैं, यानी स्वयं हम प्रश्न पैदा करते हैं, हमारा उपनिषद प्रश्नों पर पैदा हो जाता है। वहां से आगे बढ़ते हैं, जब हमारे अपने सामाजिक संस्कृतियों में जब विकृतियां आती हैं तो महात्मा बुद्ध, महावीर जैन जैसा एक पूरा का पूरा सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग प्रारंभ होता है। महात्मा बुद्ध कोई नई संस्कृति लेकर के चले थे ऐसा नहीं है। कई बार हमारी अपने यहाँ की जो 1947 के बाद जो शिक्षा व्यवस्था थी जिसने हम लोगों को जो पढ़ाया वो सब यहाँ का विषय समय भी नहीं है। महात्मा बुद्ध तो स्वयं कहते हैं कि कोई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जो हमारे पुराने परंपरा और संस्कृति से है उसकी विकृतियों को हटाकर ठीक बने। सांख्य योग पर केंद्रित बौद्ध का दुखवाद का दर्शन आगे बढ़ता है। 1000-1500 वर्ष तक हम जब चलते हैं तो बौद्ध धर्म उन्हीं विकृतियों का शिकार होता है जिस विकृति के खिलाफ खड़ा हुआ था, यानी वही पूजा पाठ, वही मूर्ति पूजा, वही देव पूजा, वही सब सारी चीजें शुरू होती हैं, वही कर्मकांड। तो भारत में आदि शंकराचार्य और महायोगी गोरखनाथ पैदा होते हैं और एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण भारत का फिर शुरू होता है जो भक्ति आंदोलन के समय में आप देखेंगे कि एकदम शिखर पर है। भारत का सांस्कृतिक, अब उठा लीजिए रहीम को उठा लीजिए, कबीर को उठा लीजिए, तुलसी को उठा लीजिए, रसखान को उठा लीजिए, आप पूरी परंपरा आपको सांस्कृतिक पुनर्जागरण मिलती है। हम फिर आगे बढ़ते हैं, जब हमारा समाज फिर एक बार लगता है कि हम सांस्कृतिक रूप से फिर कहीं स्थिर हो रहे हैं, तो बाल गंगाधर जिसकी चर्चा है, बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, एक पूरी श्रृंखला शुरू होती है सांस्कृतिक पुनर्जागरण की। भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ताकत से आज़ादी की लड़ाई लड़ता है और 1947 में आज़ाद होता है। लेकिन जब हम आज़ाद होते हैं तो दुर्भाग्य से वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण पीछे छूट जाता है, वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का परिणाम पीछे छूट जाता है और हम फिर सांस्कृतिक आत्महीनता की ओर बढ़ते हैं। और 1947 से 2014 तक की भारत की यात्रा सांस्कृतिक विस्मृति और आत्महीनता का युग है। संस्कृति एहसास का विषय है और वो ये एहसास आज हो रहा होगा। ये यहाँ बैठे हुए लोग मन से ये एहसास होता है, ये कहीं दिखता नहीं है। 2014 के बाद भारत का हर नागरिक दुनिया के जिस कोने में खड़ा है, जिस सिर उठा करके जिस एहसास के साथ खड़ा है, 2014 के पहले भी हम दुनिया में जाते थे, दुनिया में खड़े होते थे। आज भारत में हम जिस एहसास के साथ खड़े हो रहे हैं, जो एहसास कर पा रहे हैं, ये ठीक बात है। ये पुनर्जागरण 2014 से दिखने लगा, शुरू हुआ था राम जन्मभूमि आंदोलन से।
और जिसकी ओर हर्ष जी इशारा कर रहे थे कि जब पुनर्जागरण होता है तो कोई न कोई एक आधार बनता है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन जब कहा जा रहा था कि भारत के राष्ट्र निर्माण का आंदोलन है, भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का आंदोलन है, भारत के नवनिर्माण का आंदोलन है, तो लोगों को लग रहा था कि नहीं ये एक धार्मिक आंदोलन है। उस आंदोलन ने क्या क्या किया, समय नहीं है, 2014 उस आंदोलन का परिणाम था। उस आंदोलन से निकले लोग 2014 में आए, जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग भी आए और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से निकले हुए भी लोग आए हैं। तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से निकले हुए लोग 2014 में जब आए हैं, तब से जो यात्रा शुरू हुई है वो भारत में और उत्तर प्रदेश दोनों ने मिलकर के, यानी भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, ये दोनों की इस जोड़ी ने भारत में जिस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा प्रारंभ की है, नाम लेने में लगता है कि हम राजनीतिक नाम ले रहे हैं मंचों से, अरे जो सच है वो कुछ भी हो उसे कहने में, राजनीति ताकत से सांस्कृतिक पुनर्जागरण होगा तो हम कहेंगे किसको। ये परिवर्तन, ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण उन कम से कम 2047 तक तो तय ही है, आगे देखा जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। और अगर अपनी संस्कृति को ताकत राजनीति से मिल रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ताकत मिलनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति हमारी इतनी समृद्ध है कि उसको सबके साथ निभाना चाहिए और उसका पुनर्जागरण होते रहना चाहिए। अब मैं भाई शंकर मूर्ति जी से पूछूंगा कि आपने अपने तरीके से सांस्कृतिक पुनर्जागरण शुरू किया था, चाहे सलेमपुर से ही, चाहे जैसे भी, और अब उसको एक अच्छी दिशा मिल चुकी है। आपको सुकून मिलता होगा कि कम से कम जो मैंने शुरू किया था वो आगे बढ़ चला है। तो अभी वो कहाँ तक बढ़ा है और आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, और क्या आप कुछ है आपके मन में जहाँ आप इंगित करना चाहते हैं कि ये चीज़ छूटी रह जा रही है? वैसे तो देखिए भाई, पहले तो सभी को धन्यवाद, आपने हमको बुलाया और नजदीक करें। हमें वैसे माइक पकड़ने की आदत नहीं है, मैं कभी पकड़ा हूँ, और मैं तेलुगु भाषी हूँ। वैसे तो हिंदी जितना मैं बहुत जानता हूँ उतना बोलूँगा, मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीख गया हूँ, हिंदी भोजपुरी सीख गया हूँ तो कह दिया। तो वैसे तो देखिए, शुरुआत ज्ञान से जो लोक आया, लोक से फिर लोक रंग आया, रंग के बाद लोक था, कथ्य आया, कथ्य के बाद रंग के बाद हम रंग कर्मी हम आ गए। तो हम रंग कर्मी आ गए हैं, तो हम मैंने रंग कर्मी यही सोचते हैं कि लोक सृष्टि से पहले के बाद में कला सृष्टि तो हुई है। अब कला सृष्टि में एक तो आता है स्थल, दूसरा आता है काल। स्थल जो है स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है और काल जो है गति का प्रतिनिधित्व करता है। स्थल से हम शिल्प, चित्र, जितने भी कलाएं, स्थायी कलाएं हैं, उन कलाओं को हम, चित्रकला हो, हस्तकला हो, शिल्पकला हो, और ये काल जो से संबंधित जो भी काव्य है, गीत है, कविता है, साहित्य है, जो भी कथन की चीज़ें हैं, ये सब ये भी कलाओं में, अलग कलाओं में आती है। इन दोनों कलाओं को मिलाकर हम रंगकर्मी इन सब में से रंग लेते हैं, साहित्यकारों से, गीतकारों से, इन सब से। तो सेकरण करने के एक विचार उस समय आ गया था, और सेकरण करके नाटक के लिए जिस स्थान पे हैं उस स्थान की भूमि की जो विशेषताएं हैं उसको लेकर प्रस्तुत करने में किसी को भी आनंद आएगा, ये एक विश्वास था। उस विश्वास से, क्योंकि वो वहीं की सुनती है, वहीं की खाती है, वहीं का स्वाद लेती है, वहीं पर तब अंग में उनकी संवेदनाएं कार्य करती है और नाचती हैं, गाती हैं। तो उसका अभाव उस समय था। तो इत्तेफाक से मैंने उस समय मैं सिनेमा हॉल में चला ही गया था, तो हमारे हरिप्रसाद सिंह जी
उस समय वहाँ आए थे, तो इनको मिलने के बाद थोड़ा प्रभावित हुए और इनके कार्य को भी हम जब देखते थे तो हमको भाई उस समय तक भोजपुरी में करीब करीब सुनना समझना शुरू कर दिया था। तो तब ये संस्कार भारती के बैनर के तले नाटक बहुत हर जगह होते थे, संस्कार भारती से में होते, लेकिन बच्चों को कंपटीशन वगैरह करवाते थे तो सब फिल्मी गाने ही चलते थे। तब कोई लोकल के गाने या कोई क्रिएटेड गाने या कोई मास्टर से सीखे हुए गाने कोई खाते नहीं था। डांस भी फिल्मी डांस करते थे। तो बड़ा अजीब लगता था कि संस्कार भारती का शब्द है, संस्कार, और स्कूलों में भी यही सब सिखाया जा रहा है। कोई कार्यक्रम कर भी रहे हैं तो सब ही कर रहे थे। तो उनके भाई ये बड़ा अन्याय हो रहा है और बर्दाश्त नहीं होता था। तो खैर हम दूर ही रहते थे, हमको अध्यक्ष बना चुके थे और हमको अध्यक्षता क्या, हमको उस पर फाइनेंस खाली करना रहता था जो भी होता। तो लेकिन एक धीरे धीरे करते करते हम अब उसमें थोड़ा ध्यान चला गया तो देखे उसमें बड़ी बुरी दशा है। कहीं भी हो नाटक के नाम से तो कुछ भी नहीं है। नाटक के नाम से वो पंचलाइट का क्या नाटक था, क्या क्या करते थे, तो वो भी नहीं समझ में आता था कि इससे शिक्षा क्या मिल रहा है, क्या लोगों को प्रभावित भी नहीं कर रहा है, आकर्षित भी नहीं कर रहा है। और मंच का मतलब ही कोई मैंने आज भी कॉन्सेप्ट मंच का यहाँ प्रॉपर है ही नहीं। मैंने नाटकों के लिए जो मंच होनी चाहिए उसका भी वो नहीं है। स्कूलों में कुछ भी कहीं खड़ा कर दे रहे हैं, कितनी ऊंचाई पे बैठ रहे हैं, कितने ऊंचाई दूर पे बैठ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें देखने के बाद भाई मन में आया। और उसी समय संस्कार भारती से वो दिल्ली से आते थे शिक्षा कराने के लिए, देवमणि जी, तो वो आए थे तो बच्चों को वही सब बता रहे थे कि कैसे एक्टिंग करना है करना। तो वो स्थिति मैंने उस समय करते करते हम डूब गए। और वो कबीर का एक नाटक था उनका, उनसे सेन का, शेखर सेन जी का, तो वो वहाँ करने आए थे तो उनके लिए सब सुविधाएं दे दिए, मंच भी बनवा दिए। तो पूरा उसके बाद उनका देखने के बाद वहाँ से कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया कि मंच रंगदार हो, लाइट साउंड से और रिकॉर्डेड हो, ठीक है, लेकिन पब्लिक मैंने लोगों को मनोरंजन के लिए और उस धरती की चीज़ को लेकर लें। तो तब अभियान शुरू हुआ। पूरे गाने गीतों को मैंने यहाँ के पूरे पारंपरिक गीतों को जो भूले बिसरे गीत कहते थे उन सबको जुटाने में समय लग गया। एक किए हमको आनंद आने लगा, समझ में आने लगा। उसके बाद फिर उसके बाद वो यहाँ से गोरखपुर से मानविंद जी वहाँ आए थे तो एक वर्कशॉप के लिए हम जगह मांगने आए थे। सिनेमा हॉल था, प्लेस था, हमने दे दिया। तो वो वहाँ वर्कशॉप जब करने लगे, ट्रेनिंग देने लगे बच्चों को एक्टिंग का, हम सोचे कि ये आदमी है, थोड़ा सा स्पिरिट रखता है और कुछ शिक्षण प्रॉपरली दे सकता है। तो हम तब वो एक तब तक एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो चुका था और वो एक मेघदूत के मेघदूतम का आधार लेकर इस पूर्वांचल की यात्रा कराने के लिए, ताकि यहाँ की संस्कृतियों को उसमें सभी झलक दे सके, ऐसा सोच किया गया। खैर मैं बहुत मैंने डाइवर्ट हो गया होगा, शायद लंबा कर दिया कोई बात। तो मैं बहुत वैसे तो मैं शिक्षण उसमें लिया, मैं मैंने एजुकेशन फील्ड में नहीं रहा, एकेडमिक फील्ड में नहीं रहा। मैं बचपन से निकल पड़ा मुंबई घूमते आया, यहाँ आ गया, यहीं मैंने यहाँ पकड़ लिया ज़मीन ने मुझे। तो खैर तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप जो शुरू किए थे, जो जिससे आप जुड़े थे, तो मैं नहीं था, आज वो मुकाम मिल रहा है। मेरा लक्ष्य नहीं था। हाँ, बस सामने आया, वो विचार आया, निर्णय लिया, जुड़ते चले और उसमें कोई ऐसा सपना नहीं देखा। हाँ, लेकिन जो उस समय निर्णय लिया तो यही लिया कि मैं मंच करूँगा तो भरपूर ऐसे करूँगा, चाहे जो खर्च हो जाए। सब पूछते थे इतना खर्च कर रहे हैं, क्या होगा, उसका क्या रिटर्न आएगा, सब रिटर्न पूछते थे। मतलब रिटर्न कुछ नहीं था, हमको मज़ा आएगा क्योंकि मैं एग्जीबिटर तो रहा ही हूँ, तो घूम घूम के चलाऊँगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा इसको, पूरा सबको आनंदित तो करूँगा। तब एग्जीबिटर था, एंटरटेनर था ही, मैंने दे रहा था। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, ना कोई आर्ट मेरे पास है, बस थोड़ा सा सेंस शायद हो तो उसी को पकड़ के चलता चला गया। तो वही हुआ। उसके बाद
वही उसका धीरे धीरे देखा कि कई लोग बोलेंगे आप कई नाटक कर सकते हैं, रामायण कर सकते हैं, रामायण कीजिए तो रामायण भी किए। अब जो उसके बाद जो समझ में आया, अपनी संस्कृति से संबंधित जो भी नाटक करना पड़े, तब थोड़ा सा फिर पढ़ना, सुनना, करना, साहित्यकारों से मिलना, चर्चा करना। तो धीरे धीरे जाकर मैं बिजनेसमैन हूँ, सिनेमा का धंधा मोटा बिजनेस करता हूँ। तो वहाँ गुंडों से मतलब मैं कहाँ का हूँ, लेकिन गुंडों से फेस करना पड़ता था, पुलिस के यहाँ ही जाना पड़ता था। तो ये सब करते करते तो रफ हो ही गया था, लेकिन उसमें रफ में भी अंदर दबी हुई चीज़ थी। तो सोचा कि ये इसके बहाने कोई इतना हिम्मत तो नहीं कर सकता, जैसे मैं टूर कर ही लिया हूँ, गांव गांव घूम चुका हूँ, सबसे फेस कर चुका हूँ, तो इस नाटकों को भी घूम घूम कर चलाऊंगा। ये चलाना भी शुरू कर दिया लोगों ने, फिर अब टीम बनती चली गई, होता गया। और अब यही देख रहा हूँ कि मैंने जितना भी हो, थिएटर तो आर्टिस्ट तो बहुत हैं, आर्टिस्ट की इच्छाएँ बहुत हैं, लेकिन आर्टिस्टों को जितना मेहनत करते हैं उतना उनको रिटर्न मिलता नहीं है, उनके लिए एक प्लेस मिलता नहीं है, उनके लिए एक स्थायी जगह नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि मैंने ये अच्छा, ये इन दर्शकों को, खासकर नाटकों के दर्शकों को तो आदत सी हो गई है फ्री में देखने की, उनको फ्री और पास चाहिए। और वो फ्री और पास की वजह से ये जो नाटक करना भी चाहते हैं या करवाना भी चाहते हैं, तो लोकल के बना के लोकल का लोकल कितनी बार रिपीटेड करेंगे, कौन कितना पैसा देगा। हम तो चाहते हैं कि कोई थिएटर टाइप रहे, कोई फाइनेंस करना शुरू करे, या कोई स्पॉन्सर्स, तो स्पॉन्सर्स के भरोसे कब तक रहेंगे। तो कम से कम टिकट सिस्टम कर दें, टिकट सिस्टम का वो कर दें, कम से कम सहयोग सभी का मिलेगा, दर्शकों को वही उस मन से देखेंगे भी, उसका रेस्पेक्ट भी करेंगे, वो पैसा आर्टिस्टों को मिलेगा तो वो लोग भी कोई स्टोरीज बनाना या कुछ भी करना, क्रिएटिव वर्क तब न करेंगे कि हमको इससे कुछ पैसा भी मिलेगा। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि चाहे आप मीडिया वालों से भी, चाहे किस सहयोगियों से, यही चाहते हैं कि कोई भी आवे, इसका प्रचार करें, कोई देखना भी चाहे दिखावें, और तब जाके बाहर के नाटकों से कॉम्पीट करने के लिए बाहर के नाटक, अच्छे नाटक लाकर दिखा सकते हैं, चाहे गोरखपुर में हो, चाहे कहीं भी हो, और लगातार क्रम में दिखा सकते हैं, ताकि वो क्रम बना रहे। तो आर्टिस्टों को भी, नए नए कलाकारों को भी, नए नए विधा वालों को भी एक उत्साह मिलेगा। जी आप नाटकों के माध्यम से संस्कृति को आगे बढ़ाने का समर्थक रहे। नहीं, ये जीवित रखने के लिए, तो इसी को प्रोत्साहित करने की, जीवित रखने की, उनको अलग से एक स्पिरिट मिलेगा, तो उनको काम मिलेगा। उनको भाई इसमें कई विधाएं हैं, इसमें आपको पेंटर से लेकर, कारपेंटर से लेकर, और राइटर से लेकर, मेकर, पूरा इंडस्ट्री है, पूरा इंडस्ट्री, उसमें हर तरह, हर विधा के लोग भी उसमें ज्वाइन होंगे। और ये हर विधा का वो है, प्रेजेंटेशन ही है, इसमें हर तरह की कलाएं से एक में आई जाती है। तो हर्ष से मैं पूछना चाहूँगा, देखिए जो आज का युवा है वो खूबवादी है एक तरह का, उसको अच्छा लगता है, वो काम करता है, उसी दृष्टि से उसकी परवरिश भी होती है। तो ये जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, उससे वो युवा कितना जुड़ रहा है, क्योंकि भविष्य तो वही है और इसको लेके आगे भी वही जाएगा। तो क्या महसूस करते हैं, क्या युवा इससे जुड़ रहा है कि इसको वो एंजॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है, जैसे भी मतलब उसको लग रहा है कि ये भी एक हमारे जीवन की प्रक्रिया है? देखिए, युवा जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, इससे पहले एक और अहम सवाल है कि उसे जुड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी सवाल है। प्रदीप जी अभी जब कह रहे थे कि एक लंबा कालखंड था जो नैराश्य का और आत्महीनता का खंड था, मैं इस पूरे हाउस के सामने दो दृष्टांत रख रहा हूं और इस सवाल का जवाब हम सब खुद ही देंगे। एक वाकया इराक में मैथमेटिक्स के एक सेमिनार का था, जहां पर एक भारतीय प्रोफेसर साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि साहब शून्य हम ही ने दिया था। तो एक इराकी प्रोफेसर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि साहब ये तो दुनिया जानती है कि आपने शून्य दिया है, हम तो 1 से 9 तक की गिनती को रकम अल हिंद कहते हैं, आप इसको अरेबिक न्यूमरल्स क्यों कहते हैं, हमारी समझ में नहीं आता।
तो ये हमारा सांस्कृतिक आत्महीनता और नैराश्य था। और इसी के बरक्स एक दूसरा उदाहरण, कमलेश्वर जापान गए, मशहूर कथाकार कमलेश्वर। तो ऐसे ही किसी कार्यक्रम के बाद रिपोर्टर्स ने उनसे मुलाकात की और कहा कि साहब आपने बहुत अच्छा बोला, आपकी क्या उम्र है? तो उन्होंने कहा 5045 साल। तो उसको लिखने के बाद गए थे, पहले गए? पहले, जब यंग थे, 45 ईयर्स। तो उसको लगा कि ये हमारा सवाल कुछ नहीं समझ पाए या कुछ ऐसा जवाब ये दे रहे। तो उसने फिर से कहा कि माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी उम्र पूछी थी। उन्होंने कहा 5045 साल। और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने कहा कि इस काया की उम्र 45 साल है, जिसके पीछे 5000 साल की हमारी संस्कृति, हमारे रगों। बहुत 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 बहुत। तो सवाल ये है कि हमारे भीतर कौन सा, इन दोनों में से कौन सी चीज होनी चाहिए? कौन क्या कर रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी और इस पीढ़ी का दायित्व ये है कि क्या होना चाहिए। समय बताएगा कि कितना हुआ। मैं एक उदाहरण हम और देते हैं केवल हर्ष जी के उसमें, कि जब भारत आज़ाद हुआ तो सोमनाथ मंदिर के उसकी कथा आप सब जानते हैं। और उसके कितने साल बाद अब जब श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के शिलान्यास का अवसर आया तो क्या हुआ, दोनों को आप जानते हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा, मतलब ये अभी कुछ है जहाँ छूट, जो कुछ आपको छूटा हुआ लग रहा है, जिधर आप ध्यान आप देना चाहेंगे कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये पहलू अछूता रह गया है? पिछला प्रश्न भी आपका था, क्योंकि समय नहीं है कि हम लोग उसमें, इसलिए मैं जाना नहीं चाह रहा था। युवा उपभोगवाद की ओर जाना चाहता है। संस्कृति और सभ्यता दो चीजें हैं। संस्कृति ने कहीं नहीं कहा कि आप उपभोग मत करिए। संस्कृति, सभ्यता या उपभोग ये जीवन का बाह्य पक्ष है, और एहसास, संस्कृति जो है वो जीवन का आंतरिक पक्ष है। दोनों एक साथ चलते हैं। इसलिए मैं अगला बता रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले को जोड़ दिया कि उसमें कहीं कोई टकराव नहीं है। और दूसरा जो हम कह रहे हैं कि कुछ भी छूटा नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस तरह से आई है उसे एक पीढ़ी लगेगा, अभी लग नहीं रहा है एक पीढ़ी, क्योंकि शिक्षा से एक अगली पीढ़ी बनेगी। अभी कैसे शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब अगली पीढ़ी का निर्माण करेगी, यानी पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमारी पीढ़ी लागू करेगी और अगली पीढ़ी का निर्माण करेंगे, तो आपको समग्रता में भारतीय संस्कृति दिखाई देने वाली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान से पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव तैयार कर रही है और बहुत अच्छी चर्चा चली है, बहुत सुंदर चर्चा चली। आपसे मैं माफ कीजिएगा, एक जगह जो आपने पूछा था कि क्या छूट रहा है, मैं जरूर कहना चाहता हूँ। इस देश में जो सबसे नीचे का आदमी है, जो अमौसा का मेला में जिसका जिक्र है, वो अपनी गठरी संभाले, अभी भी अपने संस्कृति के तत्वों को लेकर घूम रहा है। लेकिन जो बौद्धिक अभिजात थे, जो इस बात का दावा करता है कि उस पर उसी के नैरेटिव्स के हिसाब से इस देश को चलना चाहिए, वो इसमें बड़ी कोताही कर रहा है। वही है जिसको अगर आप तिलक लगाते हो, वो तुरंत ही पहली फुर्सत में उसको ऐसे साफ करता है। ये सांस्कृतिक प्रतीक हैं, ये कोई धर्मांधता का कोई लक्षण नहीं है। और यहाँ अनंत विजय जी मौजूद हैं, वो बेहतर समझ रहे होंगे या बेहतर जानते होंगे कि सच लिखना या किसी दौर में इन सारी बातों को सच कहना कितना कठिन है, इसी बौद्धिक अभिजाति की वजह से। तो अगर कहीं सुधार की जरूरत है तो वहीं ज्यादा सुधार की जरूरत है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये कह रहा कि स्लिप हो गया। मुझे लगता है कि हम लोग जरूरत नहीं। समय बहुत हो गया। राकेश जी, एक प्रश्न पूछ सकता हूँ मैं? अच्छा, पूछिए। प्रदीप जी, आपने कहा कि 1947 से लेकर 2014 तक आत्महिंसा और विस्मृति, सांस्कृतिक विस्मृति का युग था। उसके पहले आपने दो दृष्टांत बहुत अच्छे दिए कि जो हमारी संस्कृति है वो किसी चौकठे में फिट नहीं होती और अंदर से ही सुधारवादी ताकतें आती हैं और सुधार करती हैं। फिर 2014 से जब आगे बढ़े
तो आपने उसकी प्रशंसा की। क्या आपको नहीं लगता है कि 2014 के बाद हमने एक चौखटा बना लिया है और हम उस चौखटे में खुद को और अपनी संस्कृति को फिट करना चाहते हैं? अगर हमने चौखट बनाया होता तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये न कहते कि सड़क पर न हनुमान चालीसा होता है और न नमाज पढ़ी जाती है। ये उदाहरण है कि चौखट हमने अभी भी नहीं बनाया। देखिए, ये विषय हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ, आप प्रधानमंत्री को सुनिए, यहाँ से लेकर दुनिया तक जिस खुलेपन के साथ प्रधानमंत्री का आह्वान होता है, जिस खुलेपन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम पढ़े ना, हम तो राष्ट्रीय, किसी भी समाज का निर्माण तो शिक्षा पर होता है, हम पहले भी मानते, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि हम दुनिया से ज्ञान की सभी धाराओं को भारत में ला रहे हैं। हम जब लोल्लू माल बनाते हैं तो हमारा कोई चौकट नहीं है। एक दो कितने उदाहरण हम देंगे, कोई चौकट नहीं, अभी भी नहीं चौकट है। वो लग रहा होगा कि पॉलिटिकल पार्टी के नाते वो चौकट दिख रहा होगा, ये चौकट नहीं है। सांस्कृतिक धारा जब चलती है और भारत की जब भारतीय संस्कृति की धारा चलेगी तो अगर कोई बना रहा होगा तो टूट जाएगा, अन्यथा संस्कृति रुक जाएगी। सर, बहुत अच्छी चर्चा के लिए साधुवाद आपको, बहुत कुछ जानने को मिला। मेरा प्रश्न ये है कि अशोक हो या कन्वर्ट द किंग जो इंग्लैंड में हुआ, परिवर्तन को, संस्कृति को राज्य सत्ता की आवश्यकता होती है। अपने यहाँ भी ऐसा ही है। 2024 में अगर बीजेपी वापस नहीं आई तो आपको क्या लगता है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ये धारा चलेगी, सूख जाएगी? पाठ्यक्रमों में ये पहुंची है या नहीं पहुंची है? जैसा आपने पहले कहा कि आपने इशारा किया कि 47 के बाद इस देश की शिक्षा व्यवस्था में गलतियां की गई, हमें गलत पढ़ाया गया। मेरा प्रश्न 24 के बाद का है। संस्कृति पुनर्जागरण की जो धारा चलती है उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। 2014 तक संस्कृति बंद नहीं थी, बंद होती तो एकाएक आ कैसे जाती? सांस्कृतिक धारा तो चल रही थी, बस उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं था, इसलिए वो सांस्कृतिक धारा शिशु मंदिर से होते हुए चल रही थी, वो सांस्कृतिक धारा समाज से होते हुए चल रही थी, वो सांस्कृतिक धारा तमाम संस्थाओं से होकर के चल रही थी। राजनीतिक दबाव और संरक्षण न होने के नाते वो काम नहीं कर पा रही थी। 2014 के बाद उस धारा को राजनीतिक संरक्षण मिला, क्योंकि इस युग में, वर्तमान युग में राजनीतिक सत्ता बहुत ताकतवर सत्ता है। वो हम सांस लेंगे कि नहीं लेंगे ये तय करती है, वो हमारे नाली की सफाई तय करती है, हमारे घर का दरवाजा किधर होगा ये तय करती है। जब ये सत्ता नहीं तय करती थी तब संस्कृति का पुनर्जागरण, तब संस्कृति समाज के भरोसे बदलता था। अब राजनीतिक सत्ता के इस ताकतवर हो जाने के नाते 2024 में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती है तो भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा रुकने जा रही है। पाठ्यक्रम में पहुंची है कि नहीं? पाठ्यक्रम में अभी नहीं आई है, पाठ्यक्रम अभी बन रहे हैं। आपको नहीं लगता कि 10% विफल हुए इस दृष्टि से? तैयारी है सर। अरे इतना तो समय देंगे। बहुत बहुत सुंदर चर्चा हुई और बहुत सी जिज्ञासाएं शांत हुई। और सांस्कृतिक पुनर्जागरण शब्द तो बड़ा गंभीर और वो है, हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की बहस कभी लोगों को सुनने को मिलती है और इतने विद्वानों के बीच में। तो बहुत अच्छी चर्चा है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं चाहता था, आग्रह ये था कि आपका जो आता है उसमें कम से कम ये मंच के कलाकारों का एक अलग, हम लोग समय समय पर सब देते रहते हैं और हम आपको रेगुलराइज करके, क्योंकि खोज नहीं बिल्कुल, हम लोग हमेशा अखबार में हम लोगों ने रंगकर्म को बहुत जगह दी है और समय समय पर बहुत जगह दी है। सब लोग बड़ा विशेष करो। बिल्कुल धन्यवाद। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर राव साहब, हर्ष भैया और भाई शंकर मूर्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस आखिरी सत्र के लिए काफ़ी बेहतरीन सत्र ये रहा। आप सभी से एक बार जोरदार तालियां। और इसी के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए दैनिक जागरण के महाप्रबंधक प्रवीण कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूँगी और चाहूँगी कि वो आज के सत्र में धन्यवाद ज्ञापन करें। सभी को प्रणाम।
हमारे जो 5 सत्र थे वो बहुत ही बेहतरीन रहे। इससे पहले मैं कुछ कहूँ तो अभी जब हमारा जो सत्र चल रहा था जिसमें जुगानी भाई ने एक सेंटेंस कहा था कि जब दैनिक जागरण गोरखपुर की स्थापना हुई थी तो वो उस समय उपस्थित थे। तो खैर जुगानी भाई अभी तो नहीं है लेकिन जा चुके हैं, लेकिन मैंने उनसे वो एक सेंटेंस कहा था कि अगले साल अप्रैल में दैनिक जागरण गोरखपुर अपना 50वां साल मनाने जा रहा है स्थापना का। तो मैंने उसके लिए उनको अभी से ही आमंत्रित कर दिया है और आप लोगों को भी इसी उचित समय पे हम न्योता देंगे। एक तो ये हुआ। दूसरी चीज आपका मैं बहुत